हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे आरबीआई के पास यानी भारत के पास टोटल रुपया कितना है, वो रुपयों को कैसे मैनेज करते हैं और आरबीआई के पास रुपया कहाँ से आता है। आज हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़ा बैंक जो है आरबीआई है और जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार टोटल $700 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में देखे तो लगभग 63 लाख सीआर के पास करोड़ के आसपास आता है। अगर गोल्ड की बात करें, हमारे देश में लगभग 850 से 900 मीट्रिक टन गोल्ड है, जिनका मूल्य लगभग 6 लाख करोड़ है। अगर हम टोटल रुपया की बात करें तो अगर हम टोटल इंडियन करेंसी की बात करें, आरबीआई के पास 260 से 270 लाख करोड़ का रिकॉर्ड है, अंकित मूल्य है। 260 से 270 लाख करोड़ अंकित मूल्य है। तो टोटल रुपया भारत सरकार के पास यानी टोटल रुपया आरबीआई के पास जो लेखा जोखा है तो वो 700 लेखा जोखा है। तो 260 से 270 को हम 265 मान लेते हैं एवरेज, प्लस 63 लाख ये हो गया, प्लस 6 लाख। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 14, 5 है, 6 5 6 12, 1 13, 2 1 3, 334 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के पास रिकॉर्ड है, अंकित है। अब सोचेंगे कि इस 334 लाख करोड़ रुपया जो है, जिसमें तो 63 लाख करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर के रूप में है। अगर इसको छोड़ दे, अगर 850 से 900 यानी 6 लाख करोड़ गोल्ड है, इसको छोड़ दे तो ये 265 लाख करोड़ रुपया जो है, क्या इतना रुपया भारत सरकार ने या आरबीआई ने छाप के रखी है? नहीं। अगर टोटल रुपया की बात करें तो मात्र आरबीआई ने 14 से 15% रुपया छापी है। लिक्विडिटी के रूप में जो है, जो नोट के रूप में है, वो मात्र 14 से 15% है, जिसका वैल्यू होता है 36 से 38 लाख रुपया। इतना रुपया ही टोटल नोट के रूप में है, जो हमारे पास है, पब्लिक के पास है, बैंकों के पास है, सरकारी के पास है, कुछ वित्तीय संस्थानों के पास है, कुछ विदेशों में होगा। तो जो इंडियन करेंसी है वो मात्र 36 से 38 लाख रुपया नोट के रूप में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारे आरबीआई के पास जो एसेट्स है वो हुआ। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, डेब्ट की बात करते हैं, सॉरी लायबिलिटी नहीं, डेब्ट की बात करते हैं। तो अब आरबीआई के पास डेब्ट यानी कर्ज कितना है, तो विदेशी कर्ज हो गया टोटल विदेशी कर्ज जो है 690 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज में 58 लाख करोड़ रुपया होता है। तो इतना बड़ा कर्ज है। तो अगर हम आरबीआई के मजबूती को देखें विदेशी डॉलर के मामला में, तो देखिए 700 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व के रूप में है, जमा है, और कर्ज 690 बिलियन डॉलर है। अगर भारत सरकार चाहे तो एक मुश्त में विदेशी कर्ज को चुका सकती है, फिर भी 10 बिलियन डॉलर भारत सरकार के पास बचेगी। आरबीआई कहें या भारत सरकार कहें, बात एक ही है। भारत सरकार का बैंक ही आरबीआई है, यहीं से ये रुपया लेती है और इन्हीं में जमा करती है। अब आरबीआई के पास देखिए, एक रूल्स के अनुसार आरबीआई जो रुपया छापती है, तो आरबीआई के पास टोटल 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी आरबीआई रुपया छाप सकती है। तो 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपया जो है उसके पास गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ का, और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए। चाहे विदेशी मुद्रा में वो पौंड हो, डॉलर हो, येन हो, तो किसी भी देश का मुद्रा हो, यानी विदेशी मुद्रा होना चाहिए, अलग अलग देश से मिला के विदेशी मुद्रा होना चाहिए। ये भी $700 बिलियन है,
इसमें पाउंड, येन, डॉलर सब मिला के इतना मुद्रा है। तो अब एक चीज और हम देखेंगे कि आरबीआई का मुख्य कमाई जो है वो कैसे होती है, आरबीआई कैसे कमाती है। तो आरबीआई देखिए जितने भी छोटे छोटे बैंकों से पैसा लेती है तो किस रूप में लेती है। तो सबसे पहले तो आरबीआई का एक रूल है, कोई भी बैंकों के पास पैसा आता है, मान लीजिए कि कोई भी छोटे बैंकों के पास या कमर्शियल बैंक या पब्लिक बैंक के पास या सरकारी छोटे बैंक के पास पैसा आती है, तो आरबीआई का रूल है कि वो सबसे पहले सीआरआर के रूप में 4.5% जमा करेगा, ठीक। फिर एसएलआर के रूप में वो 18% जमा करेगा। यही पैसा जाके आरबीआई के पास आती है। तो अब सीआरआर किया है, एसएलआर किया है, तो कोई भी ग्राहक मान लीजिए किसी भी बैंक में 100 रुपया जमा किया, तो आरबीआई जो है सीआरआर के रूप में उसको 100 रुपया का 4.5% रुपया ले लेगा, यानी 4.5 रुपया आरबीआई ले लेगा सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, रिजर्व के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में। क्योंकि जब तक कोई भी बैंक आरबीआई को सिक्योरिटी मनी नहीं देगा तब तक आरबीआई उसको परमिशन देगा ही नहीं बैंक खोलने के लिए, बैंक चलाने के लिए। इसलिए हर एक बैंक 4.5% आरबीआई के पास सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करता है। दूसरा, इस 100 रुपया का एसएलआर के रूप में 18% हर एक बैंक जमा करता है। ईएसएलआर क्या है? स्ट्रेच्यूटी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई के ये वैधानिक रूप से ये रुपया मांगता है, ताकि हर एक बैंक को कहता है 18% यानी 100 रुपया का 18 रुपया मेरे पास जमा रखो, अगर विपत्ति काल में तुमको कोई भी जरूरत पड़ा, कुछ भी दिक्कत हुआ तो हम उसको तुमको सहयोग देंगे, या देश को कोई भी चीज संकट आ गया देश पे तो हम देश को सहयोग देंगे। इसलिए हर एक बैंक से ये 18% जो है ये एसएलआर के रूप में हर एक बैंक को जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो टोटल अब देखें तो 100 रुपये का 18 रुपये प्लस 4.5 रुपये, टोटल 22.5 रुपया, यानी 100 रुपया का 22.5 रुपया आरबीआई के पास जमा करता है हर एक बैंक। और वही रुपया आरबीआई के पास जमा होता है, वो रुपया को वो सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं, या सरकार को जरूरत पड़ता है तो सरकार जो कर्ज लेती है वो डायरेक्ट आरबीआई से लेती है और उनको ब्याज देती है, तो वही ब्याज से आरबीआई की कमाई होती है। और आरबीआई जो इन बैंकों को रेपो रेट यानी ब्याज देती है उनको रेपो रेट बोलते हैं। उन रेपो रेट जो अभी 5% है, इन रेपो रेट के से जो आमदनी होती है, इन ब्याज से जो आमदनी होती है वो लगभग 2024 और 25 की बात करें तो भारत सरकार को 2 लाख करोड़ किया आरबीआई ने ब्याज दिया है, ब्याज लाभ कमा के दिया, 2 लाख करोड़ का लाभ कमा के दिया है। सोचिए आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का लाभ कमा के भारत सरकार को दी है। भारत सरकार इसको अलग अलग देश के विकास में उपयोग करते हैं। तो अब एक चीज और सवाल आता है कि आरबीआई के पास गोल्ड से अधिक रुपया है। तो इससे पहले कुछ चर्चा में ये विषय आया था कि आरबीआई के पास जितना गोल्ड नहीं है उससे अधिक कहीं अधिक रुपया छाप के रखी है। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ? पहले ये नियम था कि गोल्ड स्टैंडर्ड था, जिसके पास जितना गोल्ड रहेगा उतना ही रुपया छाप सकता था, हर एक देश उतने ही रुपया छापता था। लेकिन 2000 लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में जब युद्ध शुरू हुआ तो सभी को रुपया की जरूरत पड़ने लगी। तो बहुत देशों ने क्या किया कि उनके पास जितना गोल्ड था उससे अधिक रुपया छापने लगा, जिससे गोल्ड का स्टैंडर्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब इसको वैधानिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन शॉक ने 15 अगस्त 1971 को आधिकारिक रूप से इसको गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? अब सोचिए, अमेरिका का डॉलर पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब हर एक देश को कोई भी वस्तु खरीदना है, कोई भी सामान खरीदना है तो उसके पास डॉलर होना चाहिए। तो अगर अमेरिका गोल्ड के जितना गोल्ड था उतना ही डॉलर छापता तो वो पूरे वर्ल्ड में अपने डॉलर का सप्लाई नहीं कर पाता, डॉलर का लिक्विडिटी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बना पाता। इसी वजह से क्या क्या
निक्सन ने गोल्ड के स्टैंडर्ड को खत्म करके अंधाधुंध डॉलर छापा, ताकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का कोई कमी ना हो, हर एक आदमी डॉलर से ट्रेड करे। आजकल जो कोई भी आदमी अपनी करेंसी के बदले डॉलर भजाता है तब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता है। क्यों? को बचाए रखने के लिए वो गोल्ड का स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। बाद में धीरे धीरे हर एक देश ने इसको अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देखिए अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रुपया रहता तो फिर लिक्विडिटी नहीं बन पाता, आदमी के पास रुपया ही नहीं जा पाता। इसीलिए रुपया का तरलता बनी रहे, इसलिए ये रूप अपनाया, ताकि अधिक रुपया रहेगा तो देश के विकास में अधिक योगदान होगा। सड़क, पुल, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इसका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ये रुपया के इसलिए गोल्ड के स्टैंडर्ड को खत्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसको ख़त्म किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।